नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज यूपी दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज ऑनलाइन इसका उद्घाटन करेंगे। नोएडा शिल्पा हाट में 3 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिला प्रशासन और तीनों प्राधिकरण ने तैयारी कर ली है। राम मंदिर की भी झलक दिखेगी। यूपी की विकास यात्रा को भी दर्शाया जाएगा। तो आज यूपी दिवस कार्यक्रम का होगा उद्घाटन। नोएडा हाट में 3 दिन तक इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ऑनलाइन इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम में राम मंदिर की भी झलक नजर आएगी। तो नोएडा शिल्पा हाट में 3 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन आज सीएम योगी आदित्यनाथ ऑनलाइन माध्यम से करने वाले हैं। तो जिला प्रशासन और तीनों प्राधिकरणों ने इसकी तैयारी की है। वहीं प्रयागराज महाकुंभ में वीएचपी का सम्मेलन होगा। बता दें कि यह सम्मेलन 4 दिनों तक यानी कि 27 जनवरी तक चलेगा। वहीं आज केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक होगी। इस खास बैठक में 13 अखाड़ों और 4 शंकराचार्यों को न्योता दिया जाएगा। वहीं आज इस बैठक में वक्फ और सनातन बोर्ड पर भी चर्चा की जाएगी। बता दें कि संतों के साथ बैठक में काशी और मथुरा के अलावा प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 प्रमुख एजेंडा रह सकता है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर संतों के साथ विचार विमर्श किया जा सकता है। बैठक में वक्फ और सनातन बोर्ड पर भी चर्चा होनी है। सूत्रों की माने तो कुछ और भी विषय है, कुछ और भी ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद मार्गदर्शक मंडल की बैठकों में संतों के साथ चर्चा करता हुआ नजर आएगा, जिसमें हिंदुओं में घटते जनदर, घर वापसी और लव जिहाद जैसे विषयों की प्रमुखता है। देखा जाए तो बीजेपी का वैचारिक अगुआ संगठन आरएसएस भी इन विषयों को उठाता रहा है और चुनावों में भी इन्हें खूब भुनाया गया। हर संभव मुद्दा बनाने की कोशिश भी की गई और ऐसे में आज महाकुंभ में वीएचपी का ये सम्मेलन होना है। इस सम्मेलन में तमाम विषयों पर आज चर्चा की जाएगी। सनातन बोर्ड बनाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो 13 अखाड़ों और 4 शंकराचार्यों को न्योता दिया गया है वीएचपी की तरफ से इस बैठक में शामिल होने के लिए। 13 अखाड़े इस बैठक में शामिल होंगे। प्रयागराज महाकुंभ में वीएचपी का ये सम्मेलन है। विश्व हिंदू परिषद का ये सम्मेलन होना है। बता दें कि ये सम्मेलन 4 दिनों तक यानी कि 27 जनवरी तक चलने वाला है और आज केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की में बैठक भी की जाएगी। इस खास बैठक में 13 अखाड़ों और 4 शंकराचार्यों को न्योता दिया गया है। तो आज इस बैठक में वक्फ और सनातन बोर्ड पर चर्चा की जाएगी। संतों के साथ बैठक में काशी और मथुरा के अलावा प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर भी बातचीत की जाएगी। इसके अलावा कुछ और ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं जो हिंदू समुदाय को परेशान कर रहे हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी, जिस पर संतों के साथ विचार विमर्श होना है। बैठक में वक्फ और सनातन बोर्ड पर भी चर्चा की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस बैठक में संतों के साथ वो तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हिंदुओं के जन्म दर पर इस तरीके से बर्थ रेट क्यों घट रही है उसको लेकर भी बातचीत की जाएगी और तमाम मुद्दों पर आज वीएचपी की इस बैठक में बातचीत की जाएगी। 4 दिनों तक ये सम्मेलन चलने वाला है। खबरों बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीबीडी इलाके में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। ट्रक और 2 गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर हुई है। भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। अभी तक 11 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। जानकारी के अनुसार कोहरे के चलते ये हादसा हुआ है। ट्रक और 2 गाड़ियों में भीषण टक्कर हुई है। ये जोरदार टक्कर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तस्वीरें भी ऐसी हैं कि मन विचलित कर दे। तो बीबीडी इलाके में इस सबसे बड़ा सड़क हादसा हुआ है।
भीषण हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और इस पूरे हादसे में 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो घायलों को ट्रॉमा सेंटर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। 11 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। भीषण हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई है। वहीं जो 11 लोग हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं, उनका इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। जानकारी के अनुसार कोहरे के चलते यह हादसा हुआ था। 23 जनवरी 2025 को बीबीडी थाना क्षेत्र में किसान पथ पर एक ट्रक और 2 गाड़ियां, जिसमें एक ओमनी कार थी और एक इनोवा क्रिस्टा थी, इसका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें करीब 11 लोग घायल हुए थे, जिसमें और 4 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है। ये सभी मृतकों के परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है और घायलों का उपचार कराया जा रहा है। रूट क्लियर करा दिया गया और जो जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ उस ट्रक को कब्जे में लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो बेहद भीषण ये हादसा और मन विचलित करने वाली ये तस्वीरें लखनऊ से सामने आ रही है। बीबीडी इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां भीषण हादसा होता है और इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बीबीडी इलाके में ये हादसा हुआ है और इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आसिफ, आखिर ये हादसा हुआ कैसे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? शहीद पथ पर यानी बीबीडी थाना क्षेत्र के रिंग रोड वहां पर एक ट्रक से वैन टकरा गई और वैन ट्रक से टकराने के बाद दूसरी कार से भिड़ गई। कहने का मतलब यह है कि 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिससे वैन में सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जिस तरह से भीषण कोहरा कल था, देर रात कोहरे की वजह से यह तीनों गाड़ियां आपस में टकराई और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं दूसरी घटना भी देर रात की ही है। मलियाबाद थाना क्षेत्र में आम्रपाली वाटर पार्क पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। और यह हादसा कहीं न कहीं भीषण कोहरे की वजह से हुआ है, क्योंकि जिस तरह से कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हो गई थी, लोग वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना कर रहे थे। सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और जिस तरह से कोहरे की चादर छाई रही, इससे जो है राजधानी लखनऊ में 2 बड़े सड़क हादसे हुए। पहला सड़क हादसा बीबीडी थाना क्षेत्र में हुआ तो दूसरा सड़क हादसा मलियाबाद क्षेत्र में हुआ और दोनों हादसों में लोगों की जान गई। हालांकि जिस तरह से सरकार ने खास निर्देश दिया है कि कोहरे और धुंध के बीच प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहे और सड़क दुर्घटना के बचाव के लिए जो है तमाम प्रयास करे। लेकिन देर रात इस हादसे ने कहीं न कहीं जो है सरकार की तैयारियों पर भी सवालिया निशान खड़ा किया, क्योंकि जिस तरह से अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो दावा किया जाता है कि सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन जिस तरह से किसान पथ और आम्रपाली वाटर पार्क के पास भीषण सड़क हादसा हुआ, इसमें लोगों की जान गई। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि तैयारियों में और तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है और मौसम के मिजाज बदलने से सड़क दुर्घटनाओं में भी इजाफा देखा जा सकता है। यूपी की बात करें तो यूपी में दर्जन भर स्थानों पर अलग अलग जिलों में सड़क हादसे हुए। तो कहा जा सकता है कि सड़क दुर्घटना रोकने के लिए जो परिवहन विभाग है उसको भी सतर्क रहना चाहिए और साथ ही साथ जो पुलिस व्यवस्था है उसको भी चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। फिलहाल
दोनों सड़क हादसों में घायलों का उपचार चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया। जी सुखी। बिल्कुल, ऐसे में प्रशासन की जो चूक है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और प्रशासन पर सवालिया निशान उठने लगे हैं आसिफ। लेकिन इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। क्या कुछ बताया जा रहा है? क्या ट्रक ड्राइवर या फिर जो कार ड्राइवर थे वो नशे में थे, नींद में थे? क्या कुछ वजह बताई जा रही है और पुलिस प्रशासन आगे की कार्रवाई किस तरीके से करेगा? देखिए सुखी, अगर बात करें हादसे की तो जिस तरह से कोहरे की धुंध छाई हुई थी और 2 मीटर भी वाहन चालकों को नहीं दिखाई दे रहा था, इससे यह हादसा हुआ है ऐसा कहा जा रहा है। और जिस तरीके से पहले ट्रक ने मारुति वैन को टक्कर मारी और यह मारुति वैन टक्कर के बाद दूसरे कार से भिड़ गई। आपस में जिस तरह से 3 गाड़ियां टकराई और इसमें लोगों की मौत हुई, 4 लोगों की मौत हुई। तो इस घटना के बारे में पुलिस का कहना है कि वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है, 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि इस हादसे में ना तो ड्राइवर ने शराब का सेवन किया था और ना ही मारुति वैन चालक ने। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो कोहरे की धुंध, यानी कि कोहरे के चलते ये हादसा हुआ है, विजिबिलिटी कम होने की वजह से यह हादसा हुआ है। ऐसे में क्योंकि लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे थे, आसिफ की दर्जन भर हादसे हो चुके हैं। इसको लेकर प्रशासन इस पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ अब प्लान कर रहा है? किस तरीके से रूपरेखा तैयार कर रहा है? देखिए, मौसम का मिजाज जिस तरह से बदल रहा है, कभी धुंध छाई रहती है, कभी बूंदाबांदी और कभी कोहरे की चादर छा जाती है। इसको देखते हुए यूपी सरकार ने साफ तौर पर डीएम, एसपी और कमिश्नर को निर्देश दिया था कि इस दौरान कोई भी सड़क हादसा न हो, इसके बचाव के लिए पूरी तरह से कमिश्नर, डीएम और एसपी एक्टिव रहें। लेकिन जिस तरीके से सड़क दुर्घटनाओं में इधर 2 दिनों के बीच में इजाफा हुआ है, इससे कहीं न कहीं जो है जो तैयारियां हैं उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर निर्देश दिया था कि परिवहन विभाग पूरी तरह से एक्टिव रहे और जिस तरीके से जो भीषण हादसे हर जो है सर्दियों के मौसम में कोहरे की वजह से होता है, इससे बचाव का रास्ता निकाला जाए। क्योंकि जिस तरह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, इससे वाहन एक दूसरे में टकरा जाते हैं और बड़ा हादसा हो जाता है। और कोहरे की वजह से ही जिस तरह से देर रात यह हादसा हुआ राजधानी लखनऊ में, या कहीं न कहीं जो है बड़ी चूक भी मानी जा रही है। क्योंकि बिल्कुल आसिफ, ये बेहद भीषण हादसा जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में प्रशासन अब तैनाती के साथ, ताकि ऐसे हादसे भविष्य में ना हो, इसको लेकर भी तैनात नजर आ रहा है और सतर्क नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं वक्फ संशोधन बिल पर आज जेपीसी की अहम बैठक है। ये बैठक 2 दिन तक चलेगी। सूत्रों के मुताबिक 27 या 28 जनवरी को जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंपी जा सकती है। वहीं स्पीकर की मंजूरी के बाद रिपोर्ट को बजट सत्र में लोकसभा में पेश किया जाएगा। हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइस उमर फारूक आज जेपीसी के बैठक में उनके सामने पेश होंगे। बैठक में बिल पर क्लॉजेस दर क्लॉजेस चर्चा की जाएगी और रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप भी दिया जाएगा। तो ये बैठक 2 दिन होने वाली है और इस बैठक में जो तमाम सांसद हैं वो भी शामिल होंगे और ऐसा कहा जा रहा है कि 27 या फिर 28 जनवरी को जेपीसी को रिपोर्ट भी, जेपीसी की जो ये रिपोर्ट है वो लोकसभा स्पीकर को सौंपी जा सकती है और बजट सत्र में लोकसभा में ये पेश भी किया जा सकता है। लेकिन अगर इस रिपोर्ट को स्पीकर की मंजूरी मिलती है फिर ये लोकसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। अगर नहीं मिलती है तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो 2 दिन तक चलेगी जेपीसी की ये बैठक और इस बैठक में तमाम जो सांसद है वो शामिल होंगे। हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइस उमर फारूक आज जेपीसी के सामने में पेश होंगे। तो लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बजट सत्र में
रिपोर्ट पेश होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। आज क्लॉजेज दर क्लॉजेज चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। वक्फ संशोधन बिल पर रमन, आज जेपीसी की बेहद अहम बैठक होनी है। क्या ये बैठक शुरू हो गई है? कितने बजे से ये बैठक? बिल्कुल, जिस तरीके से जब वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम जब लाया गया तो उसके बाद में इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ और जेपीसी बनाई गई। उसके बाद में तमाम सर्वे कराए गए, जनता से भी राय मांगी गई और उसके बाद में जो अध्यक्ष हैं और जो पूरी कमेटी, अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और पूरी कमेटी ने कोलकाता और उसके बाद बिहार में, पटना में और लखनऊ में इसके लेकर बैठकें की और तमाम जो प्रतिष्ठित लोग हैं, चाहे अल्पसंख्यक समाज के और बाकी समाज के, उन लोगों से भी उनको राय मशुरा दिया और उनको बात रखने का मौका दिया। अब क्योंकि अंतिम जो तीनों बैठकें थी वो हो गई हैं और अब आज उसकी प्रमुख बैठक है, जो बैठक लगभग अभी आधे घंटे में शुरू होने वाली है। माना जा रहा है कि अंतिम बैठक है और इस बैठक के बाद में 27 जनवरी या 28 जनवरी को ये पूरी जो रिपोर्ट है जगदम्बिका पाल जो भाजपा सांसद हैं उनके नेतृत्व में ये सदन में पेश की जा सकती है और अगर लोकसभा स्पीकर का इसे फिर अगर निर्देश मिलता है, अगर वो पास करते हैं तो फिर इस पर लोकसभा में फिर से चर्चा होगी और फिर से लोकसभा राज्यसभा में इसको लेकर चर्चा और पास कराने के लेकर सरकार इसको तेज। आपको बता दें कि जहां सरकार का कहना है कि ये बहुत पुराना जो कानून हो गया है, अब इसमें संशोधन की जरूरत है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिस तक का गलत इस्तेमाल हो रहा है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जैसे देखा गया, सरकार द्वारा ये कहा गया कि 14,000 स्क्वायर फीट जो जमीन है वक्फ की, उससे 11,000 पर जो है वो सरकार की जमीन है जिसे वक्फ को ने कब्जा किया है और अगर वो जमीन अगर खाली होती है तो जनता के काम आएगी। उसमें कोई समाज की बात नहीं है, सर्व समाज के काम आएगी। तमाम हॉस्पिटल और पर्यटक भवन और जितने भी बड़ी बड़ी संस्थान हैं वो बनेंगे। अब आज ये अंतिम बैठक है और आज इस बैठक में जो बड़े देश के बड़े बड़े जो अल्पसंख्यक समाज के चिंतक हैं और जो बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं वो अपनी आपत्तियां आज अपने दर्ज करा सकते हैं। उन्हीं में से जम्मू कश्मीर के धार्मिक प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक भी आज इस बैठक में रहेंगे और वो भी अपनी इस विधेयक को लेकर अपनी आपत्तियां वो भी बता सकते हैं। ऐसे माना जा रहा है कि लगभग आज इस बैठक का इसको लेकर आज अंतिम बैठक है और उसके बाद में इसे सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में बेहद अहम बैठकें मानी जा रही है क्योंकि जेपीसी की रिपोर्ट भी अब तैयार होगी और 27 या फिर 28 जनवरी को लोकसभा स्पीकर के सामने इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। रमन, आज इस बैठक में कौन कौन शामिल होने वाले हैं? क्योंकि जैसा कि आपने बताया, मीरवाइज उमर फारूक भी पेश होंगे और अपनी आपत्तियों को भी दर्ज कराते हुए वो नजर आएंगे। इस बैठक में लोकसभा के 21 सांसद और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल हो रहे हैं और ये जो दोनों सदनों के सांसद हैं वो सिर्फ भाजपा के नहीं, सभी दलों के सांसद शामिल होंगे। आपको बता दें कि अध्यक्ष, जैसा कि सबको पता है, जगदम्बिका पाल हैं उसमें और उसके बाद में इसमें बीजेपी के जो है 11 सांसद शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के 4 सांसद, टीएमसी और डीएमके के 2-2 सांसद और शिवसेना उद्धव और शिवसेना शिंदे, एनसीपी शरद, जेडीयू और एलजेपी-आर, टीडीपी, एआईएम क्या एक सांसद इसमें शामिल हो रहा है और लगभग यानी कि जिस तरीके से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी, यानी कि पूरा जो रिपोर्ट हुई है, जो पूरी आज तक जो सर्वे किया गया, जो रिपोर्ट बनाई गई, उस पर जो ये कमेटी बनी थी, कमेटी में सभी दलों के सांसद शामिल हैं और आज इस पर ये फाइनल चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, आज फाइनल चर्चा होगी, तमाम क्लॉजेस दर क्लॉजेस चर्चा होनी है और उसके बाद लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। अब इस रिपोर्ट को मंजूरी मिलती है या फिर नहीं मिलती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया रमन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वक्फ बिल पर आज जेपीसी की बेहद अहम ये बैठक, इस बैठक के बाद रिपोर्ट भी तैयार किया जाएगा और रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर के सामने पेश किया जाएगा। खबरों बढ़ते आगे। जनपद कानपुर देहात में एक युवक की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई है। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम की मदद से मौके से जो तमाम
साक्ष्य हैं उनको इकट्ठे कर लिए हैं। वहीं पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। क्षेत्र में एक हत्या प्रकाश में आए, क्या है पूरा मामला सर? देखिए, आज लगभग 9 बजे थाना सिकंदरा क्षेत्र अंतर्गत शामगढ़ गांव में एक युवक की हत्या की सूचना प्राप्त हुई जी। सूचना मिलते ही तत्काल में मेरे सारे सक्षम अधिकारी, डॉग हैंडलर और फोरेंसिक यूनिट मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना अभी हम लोगों ने कर लिया है। फिलहाल जो इस युवक का नाम जो है वो विकास राजपूत, जिनका उम्र करीब 20 साल है, पुत्र रामविलास राजपूत, और मौका मुआयना हम लोगों ने कर चुके हैं और परिवार के शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। त्वरित गति में इस घटना को अनावरण हम लोग करेंगे। बाकी जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। घर पे खाना खा रहे थे जी जी, चलाया सीधा और हम आधा घंटा बाद फोन कराने लगे, घर गया नहीं जी। हाँ, तो उसने फोन नहीं उठाया, हम ढूंढा डायरी कराने लगे। पर कैसे मिला? अरे इधर आ रहे तो रास्ते में मिला ये। अच्छा, तो वही खबर जौनपुर से है, जहां महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए शाहगंज नगर में जो परिसर है वो अस्थायी रूप से बना दिया गया है। श्रद्धालुओं के लिए शाहगंज नगर पालिका की तरफ से शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं और पुरुषों के रुकने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। भीषण सर्दी के मौसम को देखते हुए रैन बसेरा में जो यात्री है और कुंभ स्नान करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रजाई, गद्दा, कंबल, भोजन का जो व्यवस्था है वो व्यवस्थाएं की गई है। नगर पालिका की तरफ से ये तमाम व्यवस्थाएं की गई है। जो कुंभ मेले में जाते हैं उनके लिए ये व्यवस्था है कि जैसे कि अलाव है, रजाई, गद्दा, लाई गुड़, मतलब खाने के लिए लाई गुड़ भी रखा है और पानी का फिल्टर भी रखा है, गर्म पानी है। मौके पे जो यात्री आए पानी भी पी सकते हैं गर्म। ये सब व्यवस्था मेरे पास है। ये हमारे नगर पालिका परिषद अधिकारी की तरफ से है। कितना बेड है रैन बसेरे में? 12 बेड है। और कितने की संख्या में लोग आ जाते हैं? कभी कभी तो 24 लोग आ जाते हैं, कभी 30 लोग आ जाते हैं, कभी 1-2 लोग आते हैं। कैसे इंतजाम हो रहा होगा? माँ ज्यादा संख्या में आ जाते हैं तो? ज्यादा संख्या में आ जाते हैं तो भाई यही इंतजाम है कि एक बेड पे डबल लोग को कर दिया जाता है। हमारे पास यही व्यवस्था, रजाई, गद्दा, जो कुंभ मेले में जाते हैं उनके लिए ये व्यवस्था है कि जैसे कि अलाव है, रजाई, गद्दा, लाई गुड़। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।